पिता ने जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़ा होने के बाद जिसकी शादी बड़े ही धूमधाम के साथ जिस युवक से की थी, उसी युवक के साथ यानी कि अपने दामाद के साथ पिता मिलकर अपनी बेटी की मौत की प्लानिंग रचता है और आखिर में अपने दामाद के साथ मिलकर बेटी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। बेटी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है और खुद ही थाने में जाकर अपने दामाद के साथ थाने पहुंचकर गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन आखिर में पुलिस पिता तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है सिर्फ एक गलती की वजह से। और जब पिता पकड़ा जाता है तो पुलिस के पास भी सवाल था कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, और जो वो कहानी बताता है जिस वजह से उसने ये कदम उठाया और कैसे उठाया, प्लानिंग कैसे रची, वो सुनकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस कहानी को शुरू से जानते हैं हमेशा की तरह आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की वीडियो के आखिर में हम उन सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ेंगे जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे। तो अगर आपने कोई कमेंट्स किया है तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, और कोई कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट्स कर दें, क्योंकि फिर हम वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे। तो आज की जो घटना है उस घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है और आगरा का एक खैरागढ़ थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है भोपुर गांव। गांव का एक रोड गया हुआ है जहां से मतलब बड़ा सा हाईवे है जहां से ट्रक गाड़ियां सब गुजरते हैं। और 31 मई 2025 की सुबह सुबह जब लोग निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि हाईवे के किनारे जो खेत का तार है उस तार पर एक लड़की मतलब फंसी हुई वहां पर पड़ी हुई है। लोग पास जाकर देखते हैं कि कहीं ये गिर ना गई हो, शायद सुबह शौच वगैरह करने के लिए आई हो। लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो ब्लड वगैरह मतलब मुंह से निकला हुआ था और देख कर लग रहा था कि किसी ने इसको बहुत इसके सर पर इसको तड़पाया गया है और मार दिया गया है, और शायद मार कर या तो यहाँ पर फेंका गया है या फिर यहीं पर मारा गया है। फौरन जो खैरगढ़ थाने की पुलिस थी मौके पर पहुंचती है और जब गांव के अंदर पता करती है कि ये लड़की जान पहचान की हो तो पता चलता है कि लड़की गांव की नहीं है, किसी दूसरे गांव की लड़की होगी या फिर आसपास कोई थाना हो, वहां से हत्या कर यहाँ पर बॉडी को ठिकाने लगाया गया हो। अब जो रोड है वहां पर कोई सीसीटीवी तो कैमरा लगा नहीं है, तो पुलिस कैसे पता करे लाश को कौन फेंक कर गया है। इसलिए पुलिस फोटो को निकालती है और आसपास जितने भी थाने पड़ते हैं पूरे आगरा के अंदर वहां पर फोटो भेज देती है और बोलती है कि सबसे पहले पता चल सके कि ये लड़की कौन है, शायद कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए। और जो लड़की थी उसकी उम्र लगभग ऐसी थी 28 से 30 साल। अब पुलिस शिनाख्त करने में लगी हुई थी कि लड़की के बारे में पता चल सके, तभी आगे चलकर कातिल के बारे में पता चलेगा। अब शिनाख्त के इंतजार में 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। और अचानक से जो आगरा के बराबर में राजस्थान पड़ता है वहीं धौलपुर थाना है राजस्थान का, और उसी थाने के अंदर एक शख्स आता है और बोलता है कि साहब मेरी बेटी है जो घर पर आई हुई थी और वो गायब हो गई है, गुस्से में चली गई है। 31 मई को वो गई थी लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। और जैसे ही जो SHO साहब थे हरेंद्र सिंह, जब वो सुनते हैं कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मतलब आई है और उनको पता था कि जो थाना है खैरगढ़ वहाँ पर भी एक लड़की की बॉडी मिली है, तो वो फ़ौरन बिठा लेते हैं और पूछते हैं कि आपकी बेटी की उम्र कितनी थी और क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है। तो जो शख्स था वो बताता है कि मेरा नाम कोमल सिंह है, मैं पिता हूँ, और मेरी बेटी का नाम सुनीता था, उसकी उम्र 28 साल थी। और वो जो धौलपुर थाने के अंतर्गत जो गांव पड़ता है नवाब गांव, वहाँ पर हमारे साथ मतलब अभी रह रही थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। शादी आगरा के बरबर गांव से हुई है। उसका पति पवन उसके साथ वो रहती थी, लेकिन फिलहाल में पति से झगड़ा हुआ और वो घर पर आई और उसके बाद वो गुस्से में 31 मई की रात चली गई और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। और हमने उसको तमाम रिश्तेदारों में ढूंढा कि शायद हमारी बेटी कहीं पर मिल जाए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब हम थाने आए हैं और जो हमारे दामाद है वो भी बाहर खड़े हुए हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। फ़ौरन जो SHO साहब थे वो पति को बुलवाते हैं, मतलब जो लड़की गुमशुदा थी। पति और पिता दोनों बैठे हुए थे सामने, और उसी बीच जो SHO साहब थे वो फ़ोन उठाते हैं और फ़ोटो दिखाते हैं कि पहचान करो कि यही लड़की है, एक बॉडी मिली तो है लेकिन पहचान करो कि शायद ये आपकी बेटी है या नहीं है। और जैसे ही पिता फ़ोटो देखता है, पति फ़ोटो देखता है, तो दोनों वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। SHO साहब मतलब इमोशनल हो जाते हैं
कि एक की पत्नी चली गई, एक की बेटी चली गई। बड़े अफसोस की बात है। अब जो एसएचओ साहब थे वो बोलते हैं कि जो आपकी बेटी मिली है उसको किसी ने मारा है, उसकी हत्या की है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि जो सुनीता थी उसको बहुत डंडों से ताबड़तोड़ हमले कर कर, बहुत मार मार कर उसको मारा गया है। ये बात पिता को बताई जाती है, उसके पति को बताई जाती है। अब पुलिस सुनीता के बारे में जान चुकी है। सुनीता की शादी 10 साल पहले हुई थी पवन के साथ, और मतलब शादी के बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। सुनीता की एक बेटी भी है जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है। पुलिस को इतनी जानकारी मिल जाती है। पुलिस के लिए सवाल था कि सुनीता को किसने मारा, और पुलिस यही पता करने के लिए सुनीता की कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू करती है। सुनीता के नंबर से जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें एक नंबर निकलता है। 31 मई की रात लगभग 11 बजे के टाइम पर उस नंबर पर कॉल की गई थी। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो नंबर विष्णु का है, और जो विष्णु है ये पति जो पवन है उसका चचेरा भाई है। पुलिस फौरन विष्णु को हिरासत में ले लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है तो विष्णु पहले से ही मतलब बिल्कुल बदहवास, एकदम उदास पड़ा हुआ था। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी आखिरी बार सुनीता से 31 मई को बातचीत हुई थी, क्या सुनीता तुम्हारे साथ थी, सुनीता से तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, क्या संबंध थे? क्योंकि जो सुनीता की ज़्यादातर फ़ोन कॉल पर बातचीत हुआ करती थी वो विष्णु से हुआ करती थी। जब विष्णु से पूछा जाता है तो विष्णु मतलब एकदम हैरान हो जाता है और पुलिस से पूछता है कि साहब सुनीता कहाँ है, पहले मेरी बात तो करवाओ, आखिर क्या हुआ है, पूरी बात तो बताओ। क्या सुनीता के परिवार वालों ने मतलब मेरे नाम की कंप्लेन दी है, या फिर सुनीता भाग गई है, मेरी खुद सुनीता से बातचीत नहीं हुई है? तो पुलिस बताती है कि सुनीता की बॉडी मिली है, और बॉडी मिलने के बाद उसके पिता और उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और हमें यकीन है कि तुमने ही सुनीता की हत्या की है क्योंकि तुम सुनीता के प्रेमी हो। जैसे ही ये बात विष्णु सुनता है वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, लेकिन विष्णु ज़्यादा रो रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिरी बार तुम्हारी बात क्या हुई थी वो बताओ, तो पुलिस को बताता है विष्णु साहब मेरी आखिरी बार जब मेरे पास फ़ोन आया था तो सुनीता ने बोला था कि जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो, मेरे पिता और मेरा पति दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे। और ये उसने इसलिए बोला था क्योंकि सुनीता मुझसे शादी करना चाहती थी, और उसका पिता इस चीज़ के लिए मंजूर नहीं था और ना उसका पति था, और सुनीता गुस्से में अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ गई थी, और पिता ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सुनीता मुझसे शादी करे, और ना मतलब उसका पति चाहता था। इसलिए ये लोग सुनीता को मार रहे थे, और मारते मारते उसने मेरे पास फ़ोन किया, और जब मैं सुनीता के पिता के पास फ़ोन करता हूँ 6 बार तो सुनीता के पिता ने फ़ोन तो नहीं उठाया था, लेकिन जब मैं सुनीता के घर पहुँचा तो उन लोगों ने बोल दिया कि सुनीता बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ वरना हम तुम्हारे नाम की थाने में कंप्लेन कर देंगे। और मैं इसी डर से वापस घर आ गया था, और उसके बाद सुनीता का नंबर स्विच ऑफ है। जब पुलिस को इतनी पता चलती है तो पुलिस आनन फानन में सुनीता के घर पहुंचती है, पिता को पति को हिरासत में ले लेती है, और जो माँ थी सुनीता की उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जब माँ से पूछताछ शुरू की जाती है, बहन से पूछताछ शुरू की जाती है, तो सुनीता की माँ टूट जाती है, और सुनीता की माँ बोलती है कि साहब मेरे पति ने और जो मेरा दामाद था इन लोगों ने मिलकर, और दामाद का जो भाई था उन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया, लेकिन मेरे सामने नहीं मारा। मुझे धमकी दी गई थी अगर मैंने कुछ भी बताया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। और जब पूरी पुलिस इन सब से मतलब पिता से पति से पूछताछ करती है तो कहानी ये निकल कर आती है कि सुनीता मतलब ये 3 बहनें हैं, कोमल सिंह की 3 बेटियां थी, और तीनों बेटियां की इसने जो शादी की थी वो बरबर गांव में 3 सगे भाइयों से की थी। जो पवन है उसके 2 भाई और हैं, और उन दोनों से मतलब ये 3 सगी बहनों की शादी हुई थी। एक बहन ने मतलब 2010 में शादी हुई थी तीनों की, लेकिन एक बहन ने 5 साल पहले अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली, मतलब सुनीता की बहन ने। और वो शादी होने के बाद जो पिता था कोमल सिंह वो बेहद ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी नाक कट गई थी। जो 2 बहनें थीं वो भी बड़ी परेशान रहती थी, और ये सुनीता थी इसको पति पवन बहुत ज़्यादा मारा करता था, मारपीट से तंग आ चुकी थी सुनीता। और उसी बीच पवन का जो चचेरा भाई है विष्णु, उससे सुनीता की मुलाकात होती है। सुनीता अपना दुख दर्द विष्णु को बताती है, और विष्णु सुनीता से शादी करने को तैयार हो जाता है। और ये शादी करने की बात जब सुनीता अपने पिता को बताती है, अपनी माँ को बताती है, तो ये लोग बोलते हैं कि जैसे तेरी बड़ी बहन ने किया वैसे ही तू करना चाहती है, और जब तू करेगी तो हमारी बेहद ज़्यादा बदनामी होगी, तू ऐसा मत कर।
और इसको समझा बुझाकर वापस पति के पास भेज दिया था 1 हफ्ते पहले। और 1 हफ्ते पहले जाने के बाद पति से इसकी लड़ाइयाँ बराबर चल रही थी। पति को भी ये बात पता थी कि ये मेरे ही चचेरे भाई विष्णु से शादी करना चाहती है, इसीलिए पति इसको बेहद ज़्यादा मार रहा था, समझा रहा था। वो चाहता था कि सुनीता उसी के पास रहे, लेकिन सुनीता उसके पास नहीं रहना चाहती थी। और सुनीता की जो छोटी बहन है वो सुनीता के पास पहुंची थी और 30 मई को वो सुनीता को अपने सुनीता के घर पर ले आई थी, पिता के पास। और सुनीता 30 मई को अपने पिता के पास आई थी। पिता से बोलती है कि वो शादी करेगी तो हर हाल में विष्णु से करेगी। और जब ये बात चल रही थी तो उसी बीच जो इसका पिता था वो पति पवन को फ़ोन कर देता है। पवन भी वहाँ पर आ जाता है और ये पिता, पति और जो पति का जो भाई था, जो यानी कि सुनीता का देवर, ये तीनों मिलकर जो सुनीता को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, सुनीता को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। उसी बीच सुनीता उठती है और कमरे की तरफ भागती है, कमरे के अंदर चली जाती है, अंदर से गेट कुंडी लगाकर बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद ये विष्णु को फ़ोन करती है, विष्णु से बोलती है जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। और उसी बीच जब ये विष्णु से बात कर रही होती है तो पिता और पति जो गेट था उसके पास खिड़की थी, कांच का शीशा लगा हुआ था, उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद अंदर हाथ डालकर उसको खोल लेते हैं और फिर अंदर आकर इसका फ़ोन छीनते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर इसको मार मार कर इसको ख़त्म कर देते हैं। जब ये मर जाती है तो पति गाड़ी चलाता है, पिता पीछे बैठता है और इसकी जो बॉडी थी उसको रखा जाता है और खैरगढ़ में ले जाकर बॉडी को फेंक आती है। और फिर दूसरे 2 दिन के बाद थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि पुलिस को शक ना हो। और जो इसकी माँ थी सुनीता की, उसको डरा धमका देते हैं कि ये बात किसी को नहीं बतानी, अगर बताई तो हम तुम्हें मार देंगे। इसीलिए माँ भी बिल्कुल चुपचाप रहती है क्योंकि उसने अपनी बेटी तो खो दी, अगर वो ज़्यादा बातचीत करेगी तो हो सकता है उसकी मौत हो जाए या फिर पति भी जेल चला जाएगा। इसलिए माँ ने भी ये बात किसी को नहीं बताई। पुलिस ने 3 लोगों को उठाकर जेल भेज दिए। माँ को पुलिस ने जेल नहीं भेजा। माँ से ये नहीं कहा कि तुमने बात को छुपाया था, बल्कि ये कहा कि तुम तो दबाव में थी, तुम्हें तो धमकी दी गई थी, चलो कोई बात नहीं है। और पुलिस ने तीनों को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है, क्या पिता ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला कमेंट है नाइस पूजा यूके का, जो बोल रही है राधे राधे। तो राधे राधे पूजा जी। ये कमेंट किया है रेहान भाई ने, बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाई, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं आजकल। अरे रेहान भाई, आपका नाम तो ज़रूर ले रहे हैं, हम तो आपसे मुलाकात भी करने वाले हैं और ज़रूर जब आएंगे आप तो आपको किसी वीडियो में भी लेंगे, आपको बराबर में बिठाएंगे। और स्माइलिंग व्यापार बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो? बिग भाईजान लव यू ब्रो, लव यू टू भाई, आप कैसे हो आप बताओ। और ये कमेंट किया है दिनेश ने, ये बोल रहे हैं माज भाई कैसे हो, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो। मेरा नाम दिनेश है जसराना से, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए दिनेश भाई कि आप कैसे हो। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, आप कहाँ से हो? ये इनका नाम है MD अख्तर मोमिन। तो भाई मैं यूपी जो उत्तर प्रदेश का आगरा है, जो आज की आपने कहानी सुनी है, उसके पास एक छोटा सा फिरोज़ाबाद है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, मैं वहीं से हूँ। बोल रहे हैं माज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, मैं आपको बहुत मैसेज करता हूँ, आप एक भी मैसेज मेरा नहीं पढ़ते हो। भाई मेरी ID बना रखी है जुल्फ़िकार अली से, तो मेरा नाम थोड़ा सा ज़रूर लीजिएगा। अरे भाई थोड़ा सा नहीं, मैं आपका पूरा नाम लेता हूँ, जुल्फ़िकार अली भाई। कैसे हैं आप? आपकी DP बहुत प्यारी लगी हुई है, आप बैग गले में डालकर खड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं पत्रकार जी नमस्ते, मैं महिपाल सिंह रावत राजमंद ज़िला राज्य राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ कि सारी घटनाएं आप उत्तर प्रदेश की ही होती हैं, आप क्या जंगल राज है उत्तर प्रदेश में? तो भाई उत्तर प्रदेश में जो भी कांड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, आपके राजस्थान का भी है थोड़ा सा ये, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो घटनाएं देखी हैं वो मुझे लगता है कि बिहार में ज़्यादा कांड होते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कांड होते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पर ज़्यादा कांड होते हैं और बड़े बड़े कांड कहाँ पर हुए हैं। बोल रहे हैं मेरा नाम ओम कुमार निषाद है, छत्तीसगढ़ से, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो भाई मैंने आपका नाम ज़रूर लिया है। और ये बोल रहे हैं माज भाई आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, ज़्यादा दिन तक रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। मेरे भांजे की शादी 1 साल पहले हुई थी और उसकी बीवी अपने मायके चली गई
और उसके बाद वो ससुराल वापस नहीं आना चाहती है। तो शायद हो सकता है उसका रमेश भाई कोई मैटर हो, और ये बोल रहे हैं मेरा नाम रमेश कुमार है, चंडीगढ़ से हैं रमेश भाई, मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन ऐसा ही हो सकता है कि जो आपकी भांजी जिससे शादी हुई हो उसकी ये तो पसंद ना हो, या फिर वो कहीं और करना चाहती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका भांजा बहुत ज़्यादा मारता हो। तो अब पता नहीं क्या है, वो तो बैठकर जब बातचीत होगी तभी पता चल पाएगा। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा ही, वरना अगर कुछ ना होता तो लड़की शादी क्यों करती, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है भी रमेश भाई, बताइएगा। और ये बोल रहे हैं हेलो मास्टर फ्रॉम गुवाहाटी आसाम से, मेरा नाम विनोद राजक है। अच्छा, तो आप मतलब आसाम में हैं, आसाम तो मेरा मतलब आने का मन है। तो आप क्या करते हैं विनोद जी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और राम सेवक बोल रहे हैं कि गुस्से में उठाया कदम ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तो इसलिए सोच समझ कर हमें कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल भाई। बोल रहे हैं कि मेरा नाम नाज इकरार अहमद है, आपकी हर वीडियो से हमें सीख मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो बनाने की मेहनत को वसूल करवा दिए कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। तो शुक्रिया नाज इकरार अहमद। तो फिलहाल में ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम लूँगा। और सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पर होती हैं, आज का बड़ा सवाल, जो मतलब ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे मैं वही जगह का नाम समझूंगा कि वहाँ पर ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्यारी सी किस।